Hello everyone. Today we will study एंटीनेटल मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट। अगर हमारे पास जैसे कोई भी पेशेंट आती है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि उसे सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल करना है, जो कि घर पे पेशेंट मॉनिटर करेगी। एक वो चार्ट बनाएगी, डेली का चार्टिंग करनी है उसे पेशेंट को। 7 टाइम्स उसे शुगर चार्टिंग करनी है। 7 टाइम्स में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले उस पेशेंट को बोलेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर ले, उसके बाद प्री मील शुगर एंड 2 आवर्स पोस्ट मील शुगर चार्टिंग करेंगी। तो जैसे हम 3 मील्स होते हैं, 3 मील्स में एक प्री मील शुगर हो जाएगा, 2 आवर्स आफ्टर मील सेकेंड थर्ड चार्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से 7 टाइम्स की हमारे पास रीडिंग आ जाएंगी। हम पेशेंट के उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें पेशेंट को अब आगे ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है। ठीक है, इसमें दो एक टर्म्स और होती हैं, एक होता है डॉन फिनोमिना, एक होता है सोमोगी इफेक्ट। इसमें क्या होगा, दोनों में ही एक कॉमन चीज होती है फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया होना, और एक में नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक में नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। सोमोगी इफेक्ट में क्या होता है, सोमोगी इफेक्ट में फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा लेकिन नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी देखेंगे हम, और उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे इन दोनों उसको वो भी हम देखेंगे। डॉन फिनोमिना में क्या होता है कि फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा विदाउट नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब आप इन दोनों को कैसे सेग्रीगेट करके कैसे डायग्नोज करोगे? सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे 3 AM पे शुगर चार्टिंग करें। 3 AM पे अगर किसी का शुगर का लेवल कम होता है तो इट मीन्स नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया है। वो किसको होगा? सोमोगी इफेक्ट में होगा। और वो फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो जाता है? क्योंकि सुबह मॉर्निंग के टाइम में एड्रेनलिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसमें एड्रेनलिन रिलीज होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में जो ये नाइट टाइम की कैसे चेंज आ रही है शुगर, वो इस वजह से आ रही है कि जिस पेशेंट में नाइट टाइम में इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो रात में 3 AM अराउंड उसका ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। किसी किसी पेशेंट में सिम्टम्स भी आ जाते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होंगे। पेशेंट को स्वेटिंग होना, डिस्ट्रेस होना वो फील हो सकता है, और कुछ पेशेंट्स में कभी कभी पता नहीं चलता। ठीक है, डॉन फिनोमेना में नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। सोमोगी इफेक्ट में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को क्या करेंगे, उसका इंसुलिन का की डोज, अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रही है तो इंसुलिन की डोज हम पेशेंट की कम कर देंगे इन द बेड टाइम। ठीक है, और अगर डॉन फिनोमिना में क्या होता है, नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, उसमें नहीं होता, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता लेकिन डायरेक्टली फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे सकते हैं एट बेड टाइम। ठीक है, तो ये हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया कि हम पेशेंट को 7 टाइम्स शुगर चार्टिंग बोल रहे हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग करेगी पेशेंट घर पे, और साथ में हम उसको सोमोगी इफेक्ट तो या में पेशेंट नहीं लैंड कर रही है या डॉन फिनोमिना तो नहीं है पेशेंट को, वो भी हमने रूल आउट कर दिया बाय चार्टिंग द 3 AM शुगर। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला पेशेंट डायबिटिक है, और पेशेंट को अब हम किस तरीके से पहले मैनेज कैसे करेंगे। डायरेक्टली हम उसको फार्माकोथेरेपी पे नहीं ले जाएंगे, पेशेंट को हम किस थेरेपी पे लेंगे, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे लेकर जाएंगे। तो ये ICMR की गाइडलाइंस है उसकी, जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। ICMR गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को, कभी भी ANC पेशेंट आती है हमारे पास तो हम सबसे पहले पेशेंट का वेट करते हैं और हाइट करते हैं। हमें लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हर चीज का कोई रीजन होता है। ठीक है, अब हमारे पास माना एक पेशेंट आ रही है, 28 ईयर्स फीमेल, मानते हैं कि कोई लेट इट बी 28 ईयर्स फीमेल, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है, शी इज डायग्नोस्ड एज गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। तो हमने सबसे पहले उसकी हाइट ली, माना उसकी हाइट है 1.153 सेंटीमीटर्स, तो उसकी कितनी होगी, 1.53 मीटर्स की हो गई। उसका अब उसका हमने क्या देखा कि उसका वेट कितना है, पेशेंट का प्री प्रेगनेंसी वेट देखेंगे पहले हम, उसका 53 kg है, और अगर उसका करंट वेट माना 60 kg है तो हम प्री प्रेगनेंसी वेट देख लेंगे कि कितना है पेशेंट का। उसके बेसिस पे हम उसका BMI निकालेंगे। हमने BMI क्यों निकाल रहे हैं, ये हम हाइट वेट मेजर करके उसका BMI क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसी की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे पेशेंट को कि उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कितना वेट गेन होने देना है खुद को। ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये हम
मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का ही ये पार्ट है कि हमें इसमें इनिशियली किस तरीके से पेशेंट को मैनेज करना है। बीएमआई हम निकालेंगे, बीएमआई के अकॉर्डिंग ही अगर किसी पेशेंट का बीएमआई नॉर्मल बीएमआई है 18 to 25 के बीच में आ रहा है तो हमें कितना वेट गेन कराना है। अगर 20 पेशेंट है उसको हमें कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट करने के लिए बोलना है कि आपको इतना ही 5 to 9 kg आपको वेट गेन होने देना है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको 5 to 9 kg वेट ही गेन होने देना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो आपको 5 to 9 kg वेट गेन होने के लिए कितनी कैलोरीज मेंटेन करके रखनी है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमें कैलोरीज कैसे निकालनी है, उस पेशेंट को कैसे हमें बोलना है कि इतनी कैलोरीज लेनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पेशेंट का बीएमआई निकाला। बीएमआई कैसे निकालेंगे, केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब बॉडी वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसको हम कर देंगे। तो अगर पेशेंट का वेट कितना है 53 kg है प्री प्रेगनेंसी वेट, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, 153 सेंटीमीटर की फीमेल थी तो 1.53 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका टोटल अगर हम इसे डिवाइड करके निकालेंगे तो इट इज अराउंड 23.06। ठीक है, 23.06 आ जाता है। तो ये क्या होगा, उसका बीएमआई होगा। अब ये बीएमआई नॉर्मल रेंज का है तो हम नॉर्मल रेंज वाले के अकॉर्डिंग पेशेंट को बोलेंगे कि आप इतना वेट गेन कर सकते हैं इन प्रेगनेंसी। तो ये नॉर्मल बीएमआई आ गया। अब हम उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए आईसीएमआर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है बेसल मेटाबॉलिक रेट इनटू फिजिकल एक्टिविटी लेवल। बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए भी फॉर्मूला है आगे। तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल के लिए भी हम आगे बताएंगे कि वो भी आईसीएमआर ने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना बताया हुआ है कि पीएल वैल्यू, जो इसको फिजिकल एक्टिविटी लेवल को हम पीएल वैल्यू लिख रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी लेवल हमारा कितना होना चाहिए, कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए किसी भी पेशेंट की, वो होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि उसके वर्क स्टाइल पे, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाल रहे हैं। उसका फॉर्मूला है फॉर 18 to 30 ईयर्स ऑफ फीमेल के लिए 14 इंटू बॉडी वेट इन केजी प्लस 471। ठीक है, और अगर वो बेसल मेटाबॉलिक रेट आप 30 to 60 ईयर्स की फीमेल के लिए निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला है 8.3 इंटू बॉडी वेट प्लस 788। ठीक है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम एनर्जी रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको प्रेगनेंसी में कैसे करनी है, पेशेंट का जो एडल्ट फीमेल है उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो, प्लस जो फीटल की ग्रोथ के लिए हमें देनी पड़ेगी मदर को वो ऐड करनी है, प्लस 350 किलो कैलोरीज हम ऐड करते हैं। 350 किलो कैलोरीज पर डे हम ऐड करते हैं उसकी डाइट में, ताकि वो जो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन करना है वो इजीली पेशेंट कर सके, वो उसके लिए हम देते हैं। तो टोटल हम इसे टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इस तरीके से निकालते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट इनटू फिजिकल एक्टिविटी लेवल। आपने बेसल मेटाबॉलिक रेट इस पेशेंट का लाइक आपके पास 28 ईयर्स की फीमेल आ रही है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आई है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका, हाइट उसकी 1.53 मीटर्स हो गई, वेट उसका करंट वेट है इसका 60 kg और प्री प्रेगनेंसी वेट था इसका 53 kg। ठीक है, 53 और 54 kg। ठीक है, तो अब आपने इसका बीएमआई निकाला था जो कि नॉर्मल रेंज में है। अब आप इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाल रहे हो तो 14 इंटू बॉडी वेट इस पेशेंट का हो गया 53 प्लस 471, तो टोटल आ गया 1213 किलो कैलोरीज। ये इसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट आ गई। अब आपको इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इनटू फिजिकल एक्टिविटी लेवल। और आपने देखा ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल की पेशेंट है तो इसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल की वैल्यू क्या होगी 1.53। तो आप इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट में 1.53 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 1856 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब आप इसमें 350 ऐड करेंगे क्योंकि आपको टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालनी है पेशेंट की इन द प्रेगनेंसी। तो यू विल गेट 2206 किलो कैलोरीज पर डे। आपको ये कैलोरीज आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको इतनी लेनी है। अब ओबीस पेशेंट अगर आ रही है मेरे पास तो हमें उसका बीएमआई से क्या फर्क पड़ रहा है। ओबीस पेशेंट आ रही है तो उसका बीएमआई मोर देन 30 आ रहा है तो हम पेशेंट को इसे बोलेंगे कि आपको 5 to 9 kg ऑफ बॉडी वेट ही आपको बढ़ाना है प्रेगनेंसी में। और इसके लिए हम पेशेंट कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पेशेंट की कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम करते हैं, हाइपोकैलोरिक डाइट्स नहीं देनी। अगर हम हाइपोकैलोरिक डाइट्स फॉलो करेंगे देन पेशेंट विल एंड अप इन कीटोनीमिया एंड कीटोन्यूरिया। तो हमें मॉडरेट कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस करनी है इन केस ऑफ ओबीस प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, ये हो गया, आपने टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल ली। अब कैलोरीज को आपको देना कैसे है वो हमें देखना है कि हमारे पास 3 चीज की डाइट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर कंटेंट।
तो कार्बोहाइड्रेट्स मोर देन 45% होना चाहिए डाइट में, दैट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कि हम किस तरीके से कैसे देंगे वो भी बताएंगे। फिर उसका प्रोटीन में, प्रोटीन की डाइट बढ़ जाती है। एडल्ट फीमेल्स में जितनी हम देते हैं उसमें 23 ग्राम्स पर डे आप बढ़ा दोगे एडिशनल फॉर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में आपको तीनों मील्स में आपको चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर फैट में और मतलब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कि आप कितना ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन्स 30% प्रोटीन्स रहेंगे एंड 25% फैट रहेगा। फैट में भी मोस्ट कॉमनली आपको क्या यूज करना है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज करने हैं। हाई फाइबर कंटेंट लेंगे। हाई फाइबर कंटेंट आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उससे डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, पेशेंट को कम नीड होगी खाना खाने की, और कम नीड होगी तो देन ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। अब जो आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो दैट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट देंगे एकदम से शुगर का लेवल बढ़ जाएगा एंड आपका अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट को हमें बोलना है कि सारे इस डाइट को, सारी जो कैलोरीज में, जो जितनी आपने कैलोरीज डिसाइड कर दी कि लाइक आपने कैलोरीज डिसाइड की 2206 किलो कैलोरीज पर डे, आप उसको 6 डिवाइडेड मील्स में दोगे। कैसे, 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स में देंगे। उसके बाद आपको उसका कंटेंट कैसे डिसाइड करना है, कंटेंट डिसाइड करना है आपको कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, उसमें कितना प्रोटीन्स, कितना फैट एंड कितना फाइबर होना चाहिए, जो वो आपको, आप एक डाइटिशियन आपको बताएंगे। हम नेक्स्ट अपने कुछ क्लासेस में देखेंगे कि हम एक डाइटिशियन से मिलेंगे एंड देन शी विल लेट यू नो कि किस तरीके से हमें डाइट को मैनेज करना है और क्या डाइट हमारी रहेगी, कैसे हमें डाइट को, किस तरीके से हमें अपनी सर्विंग्स बनानी है, ठीक है। हम फर्दर अपने उसमें देखेंगे कि हम डाइटिशियन से मिलेंगे एंड देन शी विल लेट यू नो कि कैसे करना है हमें। और फिर साथ में हम पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको 15 to 30 मिनट्स की, ये नाइस गाइडलाइंस कहती हैं कि 15 to 30 मिनट्स की हमें ब्रिस्क वॉक करनी है। पेशेंट को वॉकिंग के लिए बोलना है। इसका वैसे तो हम जानते हैं कि वॉकिंग करना इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर आप वॉकिंग करती है पेशेंट, उससे इंसुलिन एक्टिवेट हो जाता है एट द लेवल ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो उस पेशेंट का पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ओवरऑल, जो कि मैंने आपको एक इसका जिस्ट बता दिया। और उसमें डाइट हम क्या देंगे पेशेंट को, क्या पेशेंट को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और कितना कितना खाना चाहिए, वो हम डाइटिशियन से बात करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर्स। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे पेशेंट को कि आपको किस तरीके से खाना खाना है और क्या क्या खाना है, ठीक है। और ये सब था मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का पार्ट, जो हम 2 वीक्स तक फॉलो करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स आफ्टर पोस्ट पेरेंडियल, मतलब 2 आवर्स आफ्टर मील हम उसका पेशेंट का शुगर देखेंगे, मतलब कि 2 आवर्स पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे पेशेंट का। अगर वो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg पर DL हो जाता है या लेस देन 120 mg पर DL हो जाता है, तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को कंटिन्यू करे एंड अप टिल 28 वीक्स पेशेंट को 2 वीकली इंटरवल्स पे हम बुलाएंगे उसका चेकअप करने के लिए फॉर शुगर। और आफ्टर 28 वीक्स वीकली इंटरवल्स पे शुगर चार्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट का लेवल 2 आवर्स ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं होता है, वो इंक्रीज्ड ही रहता है, तो हम फार्माकोथेरेपी की तरफ जाएंगे। फार्माकोथेरेपी में क्या हो सकता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो सकते हैं, या फिर हम इंसुलिन थेरेपी की तरफ जाएंगे। वो कैसे करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।